हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी। यह तो संविधान में निर्धारित किया गया था, लेकिन संविधान में ये निर्धारित किया गया कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा और इसमें विभिन्न राज्य सरकारें होंगी जो कि राज्यों का शासन कार्य संभालेंगी। ये संविधान में तय होगा, लेकिन यह किस आधार पर राज्य बनेंगे इसके यह प्रश्न अभी भी बना हुआ था। इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया था। अंग्रेज जब भारत में थे उस समय साम्राज्य के कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा गया था, जैसे मद्रास जिसके अंतर्गत आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल आदि राज्य शामिल थे, और मुंबई जिसके अंतर्गत मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती थी। इसके अलावा कई राजाओं की रियासतें भी थीं। यहाँ भी कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। उदाहरण के लिए हैदराबाद में निजाम राज्य में उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले जो कई राज्यों में बटे हुए थे वे एक राज्य बनाना चाहते थे। 1987 में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी कि आजादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेगी। कांग्रेस ने जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ही यह जाहिर किया था कि भारत में जो राज्य बनेंगे वह भाषाई आधार पर बनेंगे, परंतु भाषाई आधार पर राज्य बनाने में बड़ी दिक्कतें थी कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में कहाँ तक बोली जाती है, और यदि इस एक राज्य में दूसरी भाषा भाषी लोग भी अगर रहते हैं तो वहाँ पर राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी क्षेत्रीय इकाइयां भी भाषाई आधार पर ही गठित की थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस नेताओं की यह प्रमुख चिंता सबसे प्रमुख चिंता थी देश को एक बनाए रखने की चिंता थी। अगर कांग्रेस के नेताओं को उस समय ऐसा लगता था कि यदि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है और एकता की भावना में कमी आ सकती है। इस कारण इसका एक वजह यह भी हो सकता है कि यदि भाषाई आधार पर बनाया गया राज्यों को तो वे आपस में वैमनस्य अर्थात दुश्मनी या भेदभाव के द्वारा आपस में लड़ते रहेंगे। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए टालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विभाजनकारी ताकतें जो हैं मजबूत होंगी और एक एक करके देश कई क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों में बढ़ जाएगा, जिनके बीच तालमेल बिठाना संभव नहीं होगा। ऐसा कांग्रेस को लगता था। कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि यदि भाषाई आधार पर देश का विभाजन किया गया तो इसमें विभाजनकारी शक्तियां जो हैं वे मजबूत होंगी और देश की एकता को अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है और देश की कई क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों में बढ़ जाएगा और इनके बीच तालमेल बिठाना संभव नहीं होगा। संविधान सभा में 1948 में भाषाई आधार पर एस के दर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। दर आयोग ने इस समय इस मांग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता था। दर आयोग की स्थापना 1948 में की गई। उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के निर्णय का समर्थन नहीं किया और उन्होंने राय दिया कि यदि राष्ट्र को एक क्षेत्रीय आधार पर या भाषा के आधार पर बांटा जाएगा तो राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है। लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन हो रहे थे
1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु ने अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। अलग आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी क्षेत्र के आधार पर अलग से आंध्र प्रदेश की राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। लगातार 58 दिनों तक वे अपनी मांग पर डटे रहे और इसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात वहां पर प्रतिक्रिया से तेलुगु भाषी इलाकों में व्यापक हिंसा हुई और पुलिस फायरिंग में भी बहुत से लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार झुक गई और उसने अलग से आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया। इसके साथ ही अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आ गया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का विशेष इलाका तमिल भाषी राज्य बन गया। एक अलग राज्य का गठन के रूप में आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को ज्यादा पुरजोर तरीके से अपनी मांग को पेश करने के लिए उकसाया कि अगर हम भी बहुत जोर दे करके अपनी मांग को रखेंगे तो हमारा भी भाषाई आधार पर राज्य स्थापित हो सकता है। भाषा के आधार पर राज्य बनने में कई कठिनाइयां थी। किसी भाषा को क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और कहाँ से शुरू होता है, दूसरे भाषा कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में तय करना बहुत मुश्किल था। हर क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती थी। किसे राज्य बनाने के आधार बनाए और उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या स्थान हो आदि अनेक समस्याएं थी कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कहाँ तक बोली जाती है, किस भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन किया जाए। यदि किसी भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाता है तो उसको वहाँ पे रहने वाले अल्पसंख्यक भाषाई क्षेत्र के जो लोग हैं उनका क्या, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। ऐसे अनेक प्रश्न थे। जैसे मद्रास आज का चेन्नई है, बम्बई जिसे आज हम मुंबई के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में बड़े बड़े शहर हैं जिनमें अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और यहाँ पर दूर दराज से उद्योगपति निवेश किया था, अर्थात उद्योगपति यहाँ पर काम करने आते हैं, यहाँ उद्योग लगाए हैं। इन महानगरों को क्या राज्य माने, क्या इन्हें नगर राज्य माना जाए या इन्हें किस श्रेणी में रखा जाए, क्या उन्हें स्वतंत्र नगर राज्य बनाना चाहिए। बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो हिंदी बोलते हैं थे, मगर वास्तव में लोग छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि भाषाएं भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में किस क्षेत्र की भाषा को किस प्रकार से राज्य का गठन किया जाए, यह बड़ी समस्या थी। इसके अलावा एक समस्या थी आदिवासी अंचल जैसे झारखंड का क्या करें। प्रश्न बहुत सारे थे और समस्या का समाधान निकाल पाने में सरकार असमर्थ थी। ऐसी स्थिति में सरकार ने विवश होकर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और इस तरह की मांगों की समीक्षा करके अपनी सिफारिश की और आयोग की सिफारिश के आधार पर 1955 में मोटे तौर पर मान लिया गया और जाति के धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। अंततः भारत में के राज्यों को प्रादेशिक भाषाओं के आधार पर गठित किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेताओं की चिंताओं के विपरीत, जैसे कि कांग्रेस नेताओं को चिंता थी कि यदि हमने भाषाई आधार पर विभाजन किया तो क्या होगा, देश में एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है राष्ट्र। लेकिन इस तरह से भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी थी, बल्कि इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिला, क्योंकि विभिन्न भाषा बोलने वालों ने देश के लिए में अपने लिए सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा व संस्कृति के विकसित करने का मौका भी पाया था।
इस प्रकार भाषाई आधार पर भारत का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया और देश के एकता के इससे बल मिला और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन होने से विभिन्न भाषा बोलने वाले देशों ने आपस में के लिए एक सम्मानजनक जगह पाई और अपनी भाषा एवं संस्कृति का आगे बढ़ाने का भी उन्हें मौका मिला। इस प्रकार जहां देश की एकता और अखंडता मजबूत हुई, वहीं पर राज्यों के भी विकास में मदद मिली। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।